हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी को समझेंगे हम लोग। जैसे देखो, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि मान लो कि एक्सपेरिमेंट है कोई। मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का दो कंडीशन हो सकता है। या तो ये एक्सपेरिमेंट रैंडम हो सकता है, या तो ये एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, रैंडम हो सकता है, और या तो ये एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट फिक्स हो सकता है। ये रिजल्ट फिक्स हो सकता है। अब जैसे देखो, मान लिया जाए कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यदि फिक्स है। मान लो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसका रिजल्ट पहले से ही हमें पता है, तो उस इवेंट्स के लिए कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऐसे कंडीशन में लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या होगा कि जो है चांस की प्रोबेबिलिटी जो है ना, हमें चांस देखना है कि उस एक्सपेरिमेंट में किसी पार्टिकुलर थिंग्स का जो है ना चांसेस क्या है। जैसे मान लो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया कि उसके रिजल्ट्स जो भी होंगे, मान लो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कि आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो या किसी डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो उसमें जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसमें हेड और टेल का जो है हमें पहले से नहीं पता है। यदि डाइस को आप थ्रो कर रहे हो तो 1 to 6 में से क्या नंबर आना है वो हमें पहले से नहीं पता है। तो हमें उस इवेंट्स को बोल सकते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को बोल सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यानी उसके जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट हैं, उस रिजल्ट के बारे में हमें पहले से पता नहीं है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यदि आप किसी डाइस को थ्रो करते हो या किसी कॉइन को टॉस करते हो तो हेड या टेल में से क्या आएगा हमें उसके बारे में नहीं पता है, एग्जैक्टली नहीं पता है कि जो है हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप लिख सकते हो कि द एक्सपेरिमेंट in which आउटकम्स या रिजल्ट भी बोल सकते हो, आउटकम्स या रिजल्ट will not be same at all time is called random experiment, random experiment। यानी ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट हमें नहीं मालूम है वैसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, एग्जांपल के लिए टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो थ्रोइंग अ डाइस। ये यानी टॉसिंग ऑफ ए कॉइन या थ्रोइंग अ डाइस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में यदि आप देखोगे तो हेड और टेल इसमें से क्या आएगा वो हमें पहले से पता नहीं है। या यदि आप किसी डाइस को थ्रो कर रहे हो तो उस डाइस में जो है 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 इसमें से कौन सा डिजिट आएगा ये हमें पहले से नहीं पता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। इट मींस कि द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच आउटकम्स या रिजल्ट विल नॉट बी सेम एट ऑल टाइम इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल के लिए टॉसिंग ऑफ ए कॉइन या थ्रोइंग अ डाइस इज एन एग्जांपल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जैसे देखो, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो इवेंट्स होंगे, जैसे मान लो आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो या किसी डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो यदि किसी कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो हेड या टेल आएगा,
यदि किसी डाइस को थ्रो कर रहे हो तो 1 to 6 में से कोई एक नंबर आएगा। तो ये जो टोटल आउटकम्स है, इस टोटल आउटकम्स को बोला जाता है सैंपल स्पेस। इस टोटल आउटकम्स को क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको सैंपल स्पेस को समझना होगा, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी को डेफिनेशन समझोगे, जस्ट जो है इसके बाद प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन समझेंगे। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, तो उसमें आप देखोगे कि सैंपल स्पेस का इंपॉर्टेंट रोल है। आप किसी भी प्रोबेबिलिटी के सवाल में यदि आप कहीं नहीं सॉल्व कर पाते हो तो सैंपल स्पेस डिसाइड नहीं होता है। इसका सिंपल मीनिंग है कि सैंपल स्पेस आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। यदि किसी भी प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम में आप सैंपल स्पेस को आइडेंटिफाई कर पाते हो तो फिर तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप प्रोबेबिलिटी को देखोगे तो सिंपल है, जो है ना, आप जो है ना सैंपल स्पेस को निकाल रहे हो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखेंगे अभी एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे, प्रैक्टिकल जो है ना कुछ डेली लाइफ एग्जांपल भी जो है ना लेंगे। सैंपल स्पेस को सबसे पहले समझते हैं। जैसे सैंपल स्पेस देखो हो जाएगा, मैंने बोला कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स हैं उसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सिंपल वे में लिख लो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called sample space। यानी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको सैंपल स्पेस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख लो, जैसे किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो तो और सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। एक लाइन और इसमें ऐड कर लो, इट इज डिनोटेड बाय एस से। इट इज डिनोटेड बाय एस, कैपिटल लेटर एस से जो है ना डिनोट करते हैं। अब जैसे देखो, मान लो किसी कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, या किसी डाइस को आप थ्रो कर रहे हो तो या तो उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इट मींस कि 1 to 6 में से कोई एक नंबर आएगा। और 1 to 6 जो है ये डाइस के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो जो सैंपल स्पेस होंगे किसी भी प्रॉब्लम में उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा उसे आप सैंपल स्पेस के अंदर लिखोगे, उसे सैंपल स्पेस बोलेंगे। अब जैसे देखो, मान लो जो है एग्जांपल के लिए हमने एक कॉइन और एक डाइस की बात की। यदि कॉइन और डाइस का नंबर इंक्रीज कराते हो, जैसे एट ए टाइम 2 कॉइन को टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि प्रोबेबिलिटी के किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस समझना होगा। यदि आप सैंपल स्पेस को समझ लेते हो तो प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम बिल्कुल ही इजी है। तो सबसे प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन समझने से पहले समझेंगे सैंपल स्पेस को कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक सैंपल स्पेस। ठीक है, यदि आप सैंपल स्पेस को बनाना समझ लेते हो, जैसे मान लिया जाए 2 कॉइन को टॉस करेंगे, 3 कॉइन को टॉस करेंगे, या 2 डाइस को थ्रो करेंगे, या 3 डाइस को थ्रो करेंगे। यदि आप सैंपल स्पेस बना लेते हो तो प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम जो है ना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सैंपल स्पेस सीखने से पहले एक बार डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का समझ लेते हैं, फिर हाउ टू मेक सैंपल स्पेस जो है सैंपल स्पेस बनाने का तरीका सीखेंगे, ताकि आप सैंपल स्पेस जब बनाओगे तो माइंड में एक क्लियर इमेज होगा कि आखिर सैंपल स्पेस क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे मान लो, जैसे मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे जो है ना इवेंट्स हैं। इवेंट्स किसको बोलते हैं? जैसे देखो, अभी सैंपल स्पेस में हमने बोला था कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे सैंपल स्पेस के
जो है ना एलिमेंट्स हैं, और एवरी एलिमेंट्स जो होते हैं सैंपल स्पेस का, एवरी एलिमेंट्स, इसी को इवेंट्स बोला जाता है। इट मींस कि एवरी सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट्स। सैंपल जो इवेंट्स होंगे वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स का ही पार्ट होगा, ठीक है। एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। अब जैसे देखो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, ओके, आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में किसी पार्टिकुलर इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी समझना है, किसी पार्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी समझना है, और लेट कर लो कि उस पार्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी m है, उस पार्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, m है। तो m क्या हो जाएगा उसका, फेवरेबल केसेस। m क्या हो जाएगा, फेवरेबल। पर डेफिनेशन लिख देता हूं फिर इसको समझेंगे। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट्स का आप निकालते हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस का क्या मीनिंग हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, यानी जो आपकी सैंपल स्पेस बनेंगे उस सैंपल स्पेस में जितने इवेंट्स होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे, उसी को टोटल नंबर ऑफ केसेस बोला जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो और करके, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी जो सैंपल स्पेस के इवेंट्स होंगे उसका टोटल नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हाउ टू मेक सैंपल स्पेस सीखेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, then what is the probability of getting head, ठीक है। यदि आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अब जैसे देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना है। प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी बोला है कि सैंपल स्पेस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ। यहाँ इस पे ध्यान देना, अ कॉइन बोला है, इट मींस कि एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है। एक कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, H and T। अब जैसे देखो हमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो डेफिनेशन पे आ जाओ। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज इट मींस कि जो आपके सैंपल स्पेस हैं उसमें हेड को कितने एलिमेंट्स फेवर कर रहे हैं। तो हेड कितने हैं, 1, तो 1 आ गया। टोटल नंबर ऑफ केसेज या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, तो जो सैंपल स्पेस बने हैं उसमें टोटल इवेंट्स कितने हैं या टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 and 2। तो यहाँ 2 कर दो, और ये 2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस मींस कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। यदि इसी में पूछा जाता है कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब जैसे मान लो डेफिनेशन पे आ जाओ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो यदि आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो टेल कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम, तो ये भी 1 आ जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो कितने इवेंट्स हैं, 1 and 2, ये आ जाएगा 1/2। यदि आपको हेड की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए या टेल की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो 1/2 जो है ना आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखो ये 1 कॉइन, एक डाइस का एग्जांपल लेते हैं, फिर जो है ना एक से अधिक कॉइन और एक से अधिक डाइस का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसको समझने के लिए हमें सैंपल स्पेस समझना होगा। तो सैंपल स्पेस समझने के पहले एक जो है ना डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो इफ
if a die is thrown, what is the probability of getting एक दो क्वेश्चन इसमें बना लो, जैसे मान लो ओड नंबर, गेटिंग ओड नंबर, दूसरा क्वेश्चन मान लो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी, तीसरा मान लो इवेन नंबर का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना लो 6 आने का प्रोबेबिलिटी या 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहले बेसिक्स एग्जांपल से समझते हैं, फिर अच्छी लेवल का जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखो कॉइन को ये एक डाइस को थ्रो किया गया, तो हमें ओड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओड नंबर आने का चांस क्या होगा, या प्राइम नंबर आने का चांस क्या होगा, इवेन नंबर आने का चांस क्या होगा, या नंबर 6 आने का क्या चांस होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सैंपल स्पेस आप ड्रॉ कर लो। सैंपल स्पेस यदि इसके लिए बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सैंपल स्पेस ये हो जाएगा। अब जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओड नंबर मींस कि इस जो है एक्सपेरिमेंट में ओड नंबर कितने एलिमेंट्स फेवर कर रहे हैं, या कितने इवेंट्स हैं जो ओड नंबर को फेवर कर रहे हैं। तो ओड नंबर कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना आ गया 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6 क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 6 हैं टोटल, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 1/2। अब प्राइम नंबर, अब जैसे देखो प्राइम नंबर का निकालना है। प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जो सेल्फ से खुद से या 1 से डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जैसे देखो इसमें टोटल प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, इसमें टोटल प्राइम नंबर आ जाएगा कितने, ये आ जाएगा इसमें जो है ना टोटल प्राइम नंबर 3/6, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। इवेन नंबर कितने आ जाएगा, इवेन नंबर 1 2 3, ये आ जाएगा 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2। नंबर 6 कितने हैं 1 है, 1 फेवरेबल केसेस 1 हो गया 1/6। इस तरह से जो है आप जो है ना जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है उसके बेसिस पे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो नेक्स्ट समझते हैं कि यदि एक से अधिक कॉइन या यदि एक से अधिक डाइस ले या अदर एक्सपेरिमेंट का भी जो है ना प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, जैसे आगे चल के जो है ना इसमें सीखेंगे कि कार्ड्स के केस में कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो अभी अब हाउ टू मेक सैंपल स्पेस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कि आप सैंपल स्पेस को बनाने के लिए आना चाहिए। सैंपल स्पेस को कैसे आप जो है ना बनाते हो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, इफ 2 coins are tossing, ठीक है। सैंपल स्पेस समझते हैं कैसे बनेगा। अब जैसे देखो एक कॉइन के लिए H और T, एक कॉइन के लिए H और T। अब यदि 2 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाना हो तो आप इसका जो है ना क्रॉस रिलेशन निकालो, एक H और T से फिर जो है ना इसका क्रॉस करो। अब यहां ध्यान से समझो कि किस तरह से सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब जैसे देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट को लेना, इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है इसके सभी एलिमेंट्स के साथ, जैसे H इसका लो इसके H के साथ बनाओ, एक पेयर बन गया। उसके बाद ये
इसका पेयर तब तक बनाना है जब तक कि इसका एलिमेंट समाप्त ना हो जाए, एंड ना हो जाए। एक एलिमेंट और रह गया टी, तो इसका एच के का जो है ना टी के साथ बनाएंगे। अब एलिमेंट्स आगे कोई नहीं है, तो अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर दो। उसके बाद है टी, टी को भी जो है ना शुरू से स्टार्ट करना है, फर्स्ट एलिमेंट से, एच से। ये आ जाएगा टी एच और ये आ जाएगा टी एन टी। अब जैसे देखो ना, इसमें कोई एलिमेंट्स रह रहा है जो है ना, ताकि उसका पेयर जो है ना नेक्स्ट के साथ, जिसके साथ आप क्रॉस रिलेशन बना रहे हो, जो है ना एलिमेंट्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। यानी 2 कॉइन के लिए यदि सैंपल स्पेस पूछा जाए तो क्या बनेगा, एच 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 टी टी एच और टी टी। आप किसी भी यदि एक से अधिक भी कॉइन रहे तो आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि 3 कॉइन है, अब जैसे देखो 3 कॉइन है तो क्या करोगे, 3 कॉइन है तो इसी में क्रॉस कर लो। जैसे देखो 3 कॉइन के लिए क्या करना है, जैसे ये बना है, इसको एच और टी के साथ कर लो। ये 3 के लिए मैं बना रहा हूं, उसको आप जो है ना सेपरेट कर लो, एच और टी के लिए। तो इसका एलिमेंट्स लो, सभी के साथ पेयर बनाओ। एच इसका बनाओ, एच 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 आ गया। फिर ये जब तक एंड नहीं करे तब तक जो है ना इसका पेयर बनाते रहना है। एच का एच एच टी एच एच टी, फिर एच टी एच एच टी एच, फिर एच टी टी, एंड हो गया। जब एंड हो जाए तो आप नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू कर दो। ये बन जाएगा टी एच एच टी एच एच, फिर इसका इसके साथ टी एच टी एच टी टी एच टी एच, फिर टी ट्रिपल टी। ये देखो ये क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। कितने डाइस के लिए, कितने कॉइन के लिए, 3 कॉइन के लिए। यदि 3 से ज्यादा का भी बनाना हो तो आप साइमल्टेनियसली जैसे 2 के बाद 3 के लिए क्रॉस किया, उसके बाद अब जो है ना इसमें क्रॉस करके बना सकते हो फर्दर। जनरली प्रॉब्लम जो है 3 कॉइन जो है ना 3 कॉइन के जो है ना अराउंड ही आपको मिलेगा, तो आप जो है ना सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो इसमें पूछा जाएगा, मान लो यदि 2 कॉइन को टॉस किया गया तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो है ना दोनों पे टेल हो। तो देखो बिल्कुल अब आसान है। कितने हैं फेवरेबल केसेस, 1 पे ही है ऐसा जो है ना जिसमें दोनों में टेल है, तो 1 अपॉन टोटल 1 2 3 4 1/4 हो जाएगा। अब इससे कई प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। मान लो ऐसा प्रोबेबिलिटी पूछ दिया कि यदि 2 कॉइन को टॉस किया गया, दोनों पे हेड हो, तो दोनों पे हेड एक ही केस में होगा 1 अपॉन टोटल। ऐसा प्रोबेबिलिटी पूछ दिया गया कि फर्स्ट पे टेल हो, सेकंड पे हेड हो, फर्स्ट पे टेल हो, सेकंड पे हेड हो, तो वो जो है ना फेवरेबल केसेस उसके लिए भी 1 होगा, 1 अपॉन टोटल हो जाएगा। ऐसा मान लो पूछ दिया गया फर्स्ट पे हेड हो और सेकंड पे टेल हो, तो फर्स्ट पे हेड और सेकंड पे टेल कितने पे है, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल 1 ही है, तो 1 अपॉन टोटल केसेस कितना 4, तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है ना बहुत सारे बन सकते हैं। यदि आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम पे जाओगे तो उससे बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो इस प्रोबेबिलिटी में किसी भी तरह से प्रॉब्लम को चेंज करके पूछा जाए, आपका फोकस रहना चाहिए कि हमें सैंपल स्पेस को ड्रॉ करना है। यदि आप सैंपल स्पेस को ड्रॉ कर लेते हो, यदि सैंपल स्पेस बना लेते हो, तो प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम कभी भी गलती नहीं होगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा प्रोबेबिलिटी में। अब जैसे देखो डाइस का समझते हैं इसी तरह से। अब जैसे देखो 3 वाले में भी आप समझ लो कि मान लिया जाए कि 3 कॉइन को यदि टॉस किया जा रहा है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो है ना तीनों पे टेल आ जाए, तो तीनों पे टेल कितना आ जाएगा, 1 ही केस है फेवरेबल, तो 1 अपॉन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 1 अपॉन 8 हो जाएगा। ऐसा पूछ दिया गया कि यदि 3 कॉइन को टॉस किया गया तो दोनों तीनों पे हेड हो, एक ही पे है, 1 अपॉन 8 हो जाएगा। ऐसा प्रोबेबिलिटी पूछ दिया 3 कॉइन को टॉस किया गया, दो पे हेड हो जो है ना, और थर्ड पे जो है ना टेल हो। तो अब जैसे देखो देखेंगे 2 पे हेड टेल, हेड और टेल, 2 पे हेड और टेल कितना हो जाएगा, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, 2 पे हेड कहीं भी, ठीक है, तो 2 पे हेड और टेल है। इस तरह से जो है ना आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। यदि आपने सैंपल स्पेस सही से बना लिया तो प्रोबेबिलिटी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे देखो डाइस के लिए देखते हैं। इफ 2 dice
इफ टू डाइस, देखो एक के लिए डाई टर्म यूज किया था, डाई DIE, और दो के लिए डाइस यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, मोर देन वन है तो प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। इफ टू डाइस आर थ्रोन, थ्रोइंग, ठीक है। अब जैसे देखो इसका सैंपल स्पेस निकालो, पहले क्या बोला है जो है ना, पहले एक का लिख लो सैंपल स्पेस, आप एक का सैंपल स्पेस यदि आप इसमें लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 5 है। अब जैसे देखो इसका क्रॉस करना है, इसका क्रॉस करना है, एक का तो हमने पहले जो है ना समझा दिया, दो के लिए कर रहे हैं। आप जिस तरह से पॉइंट वाले में सैंपल स्पेस बनाना सीखे थे उसी तरह से आप इसमें फिर क्रॉस कर दो, 1 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे देखो, जैसे पॉइंट में मैंने बोला था कि आप फर्स्ट एलिमेंट का पेयर जो है सभी के साथ बनाओ, 1 का 1 के साथ, इसका 1 ले लो, ठीक है, और इसके 1 के साथ, फिर इसका 1 का 2 के साथ, लास्ट तक चले जाओ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 का पेयर सभी के साथ बनाना है। अब 6 के आगे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो जब 6 के आगे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर दो, 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। उसी तरह से 3 का भी कर लो, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ। फिर 5 का बना लो, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ बनेगा, 5 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, यानी 1 to 6 है तो 6 तक जो है बनाना है। अब रह जा रहा है 6 का 1 से 6 तक बनाओ, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 6 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ। ये क्या बन गए, ये बन गए सारे सैंपल स्पेस, ठीक है। टोटल जो है ना 36 जो है ना ये पेयर बनाए। अब जैसे देखो समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम किस तरह से पूछा जाता है। यदि 2 कॉइन को, यदि 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो प्रॉब्लम किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपको पूछ दिया जाएगा, इफ 2 डाइस आर थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मान लो कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं इसी में से ताकि अप्रोच पता चले कि किस तरह से सॉल्व करना है। मान लो दे दिया सम ऑफ नंबर 10 ऑन बोथ डाइस, ठीक है, ऑन बोथ डाइस। सेकेंड क्वेश्चन मान लो पूछ दिया सम ऑफ नंबर हो गया, और मान लिया जाए सेकेंड नंबर दे दिया सम ऑफ नंबर 12। थर्ड क्वेश्चन दे दिया, इसमें से मान लो सम ऑफ नंबर बीइंग ओड, ठीक है। इस तरह से यानी दोनों पे जो नंबर है उसका सम जो है ओड रहनी चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अब जैसे देखो इसमें लॉजिक बताता हूं मैं किस तरह से, जब भी सम का प्रॉब्लम रहे तो आप सम के प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व कर सकते हो, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहे। अब जैसे देखो ये एक स्क्वायर का फॉर्मेट है, 6 into 6 करोगे, ये एक स्क्वायर का फॉर्मेट है, ठीक है। तो अब जैसे देखो डायगोनली ये कर दो, डायगोनली जो है 6 का है, ये है, ये 1 6 है, इसको इस डायगोनल से ये कर दो, ठीक है।
हो सकता है इस जगह एक्चुअल जो है ना स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं हो, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है जब इसको आप ड्रॉ करोगे तो स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब जैसे देखो जो डायगोनली है ये 7 होता है, सम में जो है सम डायगोनली वाले का सम क्या होगा 7 होगा। अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 8, इस सभी का देखोगे तो आप जो है ना ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका सम 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका सम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका सम 11 हो जाएगा और इसका 12 होगा। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा, मैं बताता हूं किस तरह से जो है ना ये हेल्प करेगा। उसके बाद यदि इसका बनाओगे तो ये आ जाएगा कितना 6, इसका बनाओगे ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये 5, ये करोगे तो ये 4 और ये करोगे तो ये आ जाएगा कितना 3 और ये आ जाएगा 2। तो देखो कुछ सिमिलरिटी दिख रहा होगा इस जगह। जैसे देखो डायगोनल वाले कितना आ रहा है सम 7 और डायगोनल से नीचे यदि आ रहे हो तो एक एक सम को इंक्रीज कराना है। ठीक है, और यदि डायगोनल से ऊपर जाना है तो एक एक डिक्रीज कराना है। ठीक है, मान लो कि पूछा जाए कि यदि 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो हमें सम जो है दोनों पे 7 या 8 आ जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी सम 8 आ जाए क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा कि डायगोनल वाले का सम 7 है और यदि हम डाउनवर्ड जाते हैं तो एक इंक्रीज होता है और डायगोनल वाले एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे, यदि यह स्क्वायर का फॉर्मेट है तो ये 5 एलिमेंट्स होंगे, ये 6 डायगोनल वाले एलिमेंट कितने होंगे 6 होंगे। तो एलिमेंट्स भी तो उसी तरह से डिक्रीज होगा, एलिमेंट्स जो है ना एक एक डिक्रीज करते चलो। 6 है डायगोनल में, 6 के बाद क्या आ जाएगा 5 4 3 2 1, इसमें भी देखो 6 है 5 4 3 2 1। एलिमेंट्स को एक एक डिक्रीज करना है, दोनों साइड एक एक डिक्रीज करना है और सम डाउनवर्ड आओगे तो एक इंक्रीज करेगा और अपवर्ड जाओगे डायगोनल से इधर जो है ना ये वाले साइड में तो 1 जो है क्या होगा डिक्रीज करेगा। मान लो कि सम 9 पूछ दिया तो आपके माइंड में आएगा कि सम 9 जो है डायगोनल के नीचे वाले साइड में है 9 है तो 9 7 जो है उसके बाद 8 फिर 9, यानी 7 वाले एलिमेंट्स डायगोनल का है तो उसके बाद यानी 7 डायगोनल वाले में 6 एलिमेंट है, 6 5 4 9 टोटल कितने होंगे 4 हो जाएंगे। मान लो 11 पूछ दिया तो डायगोनल वाले 7 है। ठीक है, डायगोनल में 6 एलिमेंट है, 6 के बाद जो है ना 6 एलिमेंट है, डायगोनल में 6 एलिमेंट है और 7 सम है 8 9 10 11, 6 एलिमेंट है 6 5 4 3 2। इस तरह से विदाउट जो है ना नेक्स्ट टाइम जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो उस समय आपको सैंपल स्पेस ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यदि आप इस टेक्निक को यूज करते हो तो आपको सैंपल स्पेस बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सम ऑफ नंबर मान लो पूछ दिया कि 3 है तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा 3, जैसे डायगोनल में जो है ना सम 7 है 6 5 4 3, 3 में कितने एलिमेंट है 2 है, या नंबर डिक्रीज कर लो 6 5 4 3, नहीं इसमें 6 एलिमेंट है, 6 के बाद 5 5 के बाद 4 4 के बाद क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 4 के बाद क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा जो है ना 3 आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो 7 है, नहीं सम 7 है, एलिमेंट एक एक जो है ना डिक्रीज करेगा, इसमें 6 है ना तो 5 4 3 2 1 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, एलिमेंट्स को एक एक डिक्रीज करना है। बोलो ये क्लियर है। अब इसको समझते हैं। सम ऑफ नंबर 10, सम ऑफ नंबर 10 डायगोनल में आ जाओ, डायगोनल 7 है 6 एलिमेंट 5 एलिमेंट 4 एलिमेंट 3 एलिमेंट, 3 अपॉन टोटल 36 कर दो, ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 6। सम ऑफ नंबर 12, सम ऑफ नंबर 12 कितना है 1, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन
36, 1/36। नंबर बीइंग ऑड नंबर होना चाहिए। अब जैसे देखो ऑड नंबर होगा 3 वाले, 5 वाले, 7 वाले, ठीक है, 9 वाले और 11 वाले, ये काउंट कर लो, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे आपको दो, जो है ना 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इसमें कितने हो जाएंगे? जैसे देखो ऑड है 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 और 6 और डायगोनल में 6, कितना आ जाएगा? 12। फिर इसमें आ जाओ कितने? 4, 16। फिर उसमें के बाद इसमें आ जाओ, इसमें 18/36। इस तरह से आप जो है विदाउट जो है ना नेक्स्ट टाइम से विदाउट जो है सैंपल स्पेस ड्रॉ किए हुए भी इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो। इफ टू coin are tossing, then what is the probability of getting head on the both coin, ठीक है। यदि दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो जो है हमें पूछा गया कि दोनों पे जो है ना हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो सबसे पहले देखो अभी यहाँ पे मैंने बोला था कि सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लो। सैंपल स्पेस ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा? H और T है, इसका एक बार क्रॉस कर लो H T के साथ। ये क्या आ जाएगा? H का H के साथ कर लो, फिर H का T के साथ कर लो, फिर T का H के साथ कर लो, फिर T का T के साथ कर लो। क्या पूछा गया? हेड का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ जाएगा? हमें ये देखना है कि बोथ कॉइन पे हेड बोला है, तो हेड दोनों पे कितने टाइम? 1 टाइम। 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 4, क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ और समझते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है if two dice are throwing, then find out the probability of getting the sum of number 10 on both dice। यानी यदि 2 डाइस को यदि आप थ्रो कर रहे हो तो सम जो है 10 आ जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो अब जैसे देखो सम 10 का प्रोबेबिलिटी पूछा है, मान लो सम 10 का प्रोबेबिलिटी पूछा है, सम 10। इसके लिए क्या करेंगे? अब आ जाओ लॉजिक पे आ जाओ। जैसे मैंने बोला डायगोनल में सम 7 है, एलिमेंट्स 6 है। अब जो है उससे 10 नीचे है, या डायरेक्ट आप रिवर्स में भी जा सकते हो। 12 में 1 एलिमेंट, 11 में 2, 10 में 3, सिंपल। 10 में 3 अपॉन टोटल कितना? 36। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, यानी लॉजिक लगा सकते हो किसी भी तरह से। और लॉजिक से यदि आप सॉल्व करते हो ना तो बार-बार सैंपल स्पेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं। यदि आप बोर्ड में इसको सॉल्व कर रहे हो, बोर्ड में आप सैंपल स्पेस को जो है ना लिख के दिखा दो एक बार, ठीक है। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि इफ जो है ना अब जैसे देखो दिया हुआ है if two dice are throwing, then find out the probability of sum of number 4 on both dice। क्या होगा? सम ऑफ नंबर 4 क्या होगा?
तो आप लॉजिकली ये चल सकते हो कि या तो डायगोनल से चलो या रिवर्स में देख लो। जो है सम 2 था 1 एलिमेंट, हमें सम 4 पूछा है, सम जो है ना यदि सम 2 था तो 1 एलिमेंट, सम 3 2 एलिमेंट, सम 4 तो 3 एलिमेंट। ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी यदि आप निकालोगे 3/36 यानी 1/12 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि यदि आप प्रोबेबिलिटी की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो सैंपल स्पेस को एनालाइज करने आना चाहिए आपको। यदि आप सैंपल स्पेस से अच्छे से खेल लेते हो, सैंपल स्पेस जब भी नीड पड़े यदि आप बना लेते हो या सैंपल स्पेस को एनालाइज करना जानते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल प्रॉब्लम ही डिपेंड करता है कि जो है ना आप सैंपल स्पेस कितना बेटर जानते हो। यदि सैंपल स्पेस पे अच्छी तरह से पकड़ है तो फिर आप प्रोबेबिलिटी का जो है ना सवाल में मिस्टेक नहीं करोगे। अब जैसे देखो इसके बाद एक मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कार्ड्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कार्ड्स का कॉन्सेप्ट अब समझते हैं। अब जैसे देखो कार्ड्स का कॉन्सेप्ट, कार्ड्स क्या होता है, ताश। लोकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड। ठीक है, कार्ड सभी को खेलने के लिए आता है। ठीक है, अब जैसे देखो कार्ड को जो है ना मैथमेटिक्स में किस तरह से जो है ना हमें जो है ना यूज करना है। मैथमेटिक्स में कार्ड्स का जो है ना यहाँ भी सैंपल स्पेस को ही समझना है। ठीक है, अब जैसे देखो कार्ड्स को समझने के लिए जो है ना इसके प्रॉब्लम से मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमें इस में से निकालना होगा उस कॉन्सेप्ट को जो है ना पहले समझेंगे। जैसे मान लो टोटल कार्ड्स की बात की जाए तो टोटल कार्ड्स कितना होता है, 52। टोटल कार्ड यदि बोला जाए तो आप जो है ना 52 बोलोगे। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, जो है पैकेट जो कार्ड का होता है उसमें टोटल कार्ड कितने 52 होते हैं कार्ड्स। कार्ड्स को जो है ना कलर के बेसिस पे यदि आप देखोगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ कलर कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका जरूरत पड़ेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये कलर जरूरत पड़ेगा। मान लो रेड का प्रोबेबिलिटी पूछ दिया तो आपको पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने हैं। ब्लैक का प्रोबेबिलिटी पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक कितने हैं टोटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर यानी यहां लिख सकते हो कलर के बेसिस पे। ठीक है, कलर के बेसिस पे कार्ड टोटल कितने होते हैं 26। टोटल कार्ड कितने होते हैं 26। ये आ जाएगा रेड कार्ड 26 रेड कार्ड, और ये आ जाएगा 26 ब्लैक कार्ड। ठीक है, सबसे पहले कार्ड जो है कलर के बेसिस पे 2 टाइप्स 26 टोटल 52 हो गया। अब जैसे देखो फर्दर इसमें 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये वाले कलर फर्दर इसमें हो जाएगा जो है ना रेड में भी 2 कार्ड्स हो जाएंगे, 2 डिफरेंट तरह का। एक को हार्ट बोलते हैं, हार्ट, और एक आ जाएगा डायमंड उसको बोलते हैं। मैथमेटिक्स में तो आप जो है ना देखोगे तो डायमंड ये टर्म जो है ना यूज होगा। अब जैसे देखो ब्लैक कार्ड भी टोटल कितने हो जाएंगे, एक को बोला जाता है स्पेड, और नेक्स्ट जो हो जाएगा इसमें दूसरा उसको क्लब बोला जाता है। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया 26। फर्दर 26 में 2 तरह के कार्ड हैं, एक को हार्ट और एक को डायमंड। ब्लैक में भी एक को स्पेड और दूसरे को क्लब बोला गया है। हार्ट का सिंबल कुछ इस तरह से कार्ड पे आपको मिलेगा। ठीक है, डायमंड इस तरह से जो है ना इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, उसके बाद अब जैसे देखो उसके बाद ये आ गया स्पेड आ गया। ठीक है, ये देखो जो है ना ये इस तरह से होगा, जो है ना बिल्कुल ब्लैक होगा, बिल्कुल ब्लैक होगा जो है ना इस तरह से। आप जो है ना ये ब्लैक होगा बिल्कुल, ये बिल्कुल ब्लैक होगा ये। ठीक है, ये बिल्कुल ये जो है ना पीपल के पत्ते होते हैं ना उसकी तरह का होगा ये। ठीक है, आप देख लेना डायग्राम। क्लब इस तरह का होगा,
इस तरह का क्लब पे जब आप कार्ड देखोगे तो जो है ना सिंबॉलिक जो है ना सिंबॉलिक में जो है ना आपको इस तरह के मिलेंगे, जिसे आप जो है ना आइडेंटिफाई जो है ना कर सकते हो। हार्ट, डायमंड और ये। अब जैसे देखो यदि टोटल 26 है तो ये कितने हो जाएंगे 13, ये कितने हो जाएंगे 13, ये कितने हो जाएंगे 13 और ये कितने हो जाएंगे 13 कार्ड, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 13 13 13 13 टोटल 52। अब जैसे देखो इसमें जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो समझना है, इसमें लिख लो इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नोट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे देखो कार्ड पे जो नंबरिंग रहता है वो नंबरिंग 2 to 10 तक रहता है, यानी नंबरिंग ऑन कार्ड बोला जाए, नंबरिंग ऑन कार्ड, तो आप क्या बोलोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कितना आ जाएगा नंबरिंग ऑन कार्ड जो है, ये आ जाएगा जो है 9 और 10। ये देखो 2 to 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्ड तो सभी में होंगे ना, फिर 9 कार्ड तो सभी में होंगे ना, हार्ट भी 9 होंगे जो है ना, डायमंड भी, स्पेड भी और क्लब भी, तो टोटल ये कार्ड कितने होंगे 9 फॉर द 36 कार्ड पे नंबरिंग होगा, ठीक है। टोटल कितने कार्ड्स पे नंबरिंग होंगे 36 कार्ड पे नंबरिंग होंगे। अब नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड सबसे ज्यादा लोग इसी का होगा फेस कार्ड। फेस कार्ड जो हो जाएगा इसमें जैसे देखो एक हो जाएगा किंग, एक हो जाएगा क्वीन और एक हो जाएगा जैक, ठीक है। यानी टोटल जो है ना हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब सभी में 3 क्या होंगे फेस कार्ड होंगे। अब जैसे देखो एस को जो है ना बहुत सारे बुक में जो है ना फेस कार्ड में काउंट किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। टोटल जो है कार्ड की बात किया जाए, फेस कार्ड की बात की जाए तो टोटल 12 होगा, किंग, क्वीन, जैक। एस फेस कार्ड नहीं है, आप नोट करके लिख लो, ठीक है ना। एस फेस कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है, ठीक है, ताकि ध्यान में रहे एस फेस कार्ड नहीं है। तो टोटल ये कितना आ गया 3 भी तो सभी में होंगे ना, तो 3 into 4 ये कितने होंगे 12 हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो 36 12 ऐड करो, टोटल 36 नंबरिंग वाले, 12 फेस कार्ड और 4 एस कार्ड, तो टोटल कितना आ गया 48, ये 52 हो गया। मैंने बोला शुरू में ही कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है। 52 में जिस कार्ड पे नंबरिंग है वो टोटल 36, फेस कार्ड 12 और एस कार्ड कितने हो गए 4 एस कार्ड, तो टोटल कितना हो गया 52 हो गया। अब जैसे देखो जो ये जैक कार्ड है ना, जैक आप फॉरेन राइटर या जो है ना अब कुछ इंडियन राइटर भी देखोगे तो इसमें जैक को जो है ना एक टर्म यूज करता है नेव, ठीक है। फॉरेन राइटर जो है ना कादी आप बुक सॉल्व करते हो प्रोबेबिलिटी में, तो जैक को उसने नेव भी बोला हुआ है, KNAV नेव, ठीक है। ये जैक को ही बोला जाता है। आपको बुक में जो है ना कहीं भी मिल सकता है कि जो है ना नेव का जो है ना प्रोबेबिलिटी निकालो इस तरह से, तो आप नेव को जैक समझोगे, ठीक है। ये देखो ओवरऑल जो है ना कार्ड का कॉन्सेप्ट है, एक बार आप समझ लेते हैं। अब जैसे देखो कार्ड में एक टर्म यूज होता है स्वीट्स, SUITS। स्वीट्स का मतलब होता है जो है ना कार्ड में 4 तरह के स्वीट्स होते हैं, स्वीट्स इसको बोला जाता है। जैसे हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, क्लब हो गया, ये 4 स्वीट्स हैं। और फर्दर एक स्वीट्स में जो है ना 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो जस्ट उसका जो है ना मीनिंग था। अब जैसे देखो कार्ड का जो है ना कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लो कि कार्ड्स का कोई पैकेट है, ठीक है। अब उसमें जो है ना हमें फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछा जा सकता है, किंग का, क्वीन का, जैक का
किसी का भी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। लिखो, अ कार्ड इज ड्रॉन from the well shuffled deck of 52 cards, then find the probability of। ठीक है, अब जिस तरह से हमने कॉइन में और डाइस में चीजें को एनालाइज किया कॉन्सेप्ट को, उस तरह से इसमें भी देखेंगे ताकि प्रॉब्लम किसी भी तरह से आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो दिया हुआ है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो सिंपल लेते हैं, फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड। सेकंड में मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कार्ड, किंग ऑफ रेड कार्ड। सेकंड में मान लो दे दिया किंग ऑफ, चलो कोई नहीं, किंग ऑफ सेम हो गया, किंग ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड। नेक्स्ट जो है ना 3-4 क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि जो है ना एनालाइजर सही से हो। नेक्स्ट जो है ना आप फेस कार्ड जो है ना आप कुछ भी ले लो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट का प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट में ले लो जैक ऑफ रेड कार्ड, जैक ऑफ रेड कार्ड। ठीक है, अब जैसे देखो इसका प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालेंगे। अब फेस कार्ड, तो टोटल कार्ड है, मान लो ये, इसमें टोटल कितने कार्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। 52 में फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने बोला अभी किंग, क्वीन एंड जैक, ये 3 है, तो 3 4 जो है ना डिफरेंट कार्ड है। ये कितना आ जाएगा इसका फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी जो है ना, फेस कार्ड टोटल 12/52 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो किंग ऑफ रेड कार्ड, किंग ऑफ रेड कार्ड। अब देखो ये कलर के बेसिस पे आ गया, मैंने शुरू में ही बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज रेड कार्ड, सेकंड वन इज ब्लैक कार्ड। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने 26, ये आ जाएगा कितने तो नहीं, किंग ऑफ रेड कार्ड, तो टोटल रेड कार्ड कितने हैं 26, लेकिन उसमें से किंग तो 2 ही होंगे ना, एक जो है ना हार्ट में और एक डायमंड में, तो 2 अपॉन टोटल, इसको जो है ना लिखोगे 2/52। नेक्स्ट में आ जाओ किंग ऑफ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड टोटल कितने हैं 26, उसमें से किंग कितने होंगे 2, एक स्पेड में और एक क्लब में, तो 2/20 52 आ जाएगा, एक किंग ऑफ हो गया। उसके बाद है क्वीन ऑफ हार्ट। अब जैसे देखो हार्ट टोटल कितने हैं, टोटल हार्ट कार्ड जो है ना 32, उसमें से किंग कितने होंगे, क्वीन कितने होंगे 1 ही क्वीन होंगे हार्ट में, तो 1 अपॉन टोटल कार्ड, ये कितना हो जाएगा 1/52। नेक्स्ट देखो जैक ऑफ रेड कार्ड, तो टोटल रेड कार्ड कितने हैं, टोटल रेड कार्ड है 52 नहीं टोटल 26, और जैक उसमें से कितने होंगे 2 में, एक हार्ट में और एक डायमंड में, तो 2/52। इस तरह से आप देख रहे हो कि यदि आप सही तरीके से एनालाइज करोगे जो है ना, तो प्रॉब्लम को किसी भी तरह से जो है ना दिया जाए, किसी भी तरह से इसमें रोटेशन दें, किसी भी तरह का प्रॉब्लम सेट किया जाए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक एनालिसिस बेस्ड जो है ना होनी चाहिए। मैंने शुरू में ही बोला कि सैंपल स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आप प्रोबेबिलिटी को का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो सैंपल स्पेस का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसके जो है ना बेसिक्स जो प्रोबेबिलिटी का जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो फंडा छिपा हुआ है ना, वो सैंपल स्पेस में है।
अब जैसे देखो कार्ड में किसी भी तरह का जो है ना से यदि पूछा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो एक इम्पोर्टेंट जो है ना इंफॉर्मेशन ये भी है कि अ कार्ड ही लिखा हुआ है, अ कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है, अ कार्ड लिखा हुआ है। अब जैसे देखो या जो है ना, चलो ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे अभी, बैग वाले कुछ जब अभी प्रॉब्लम करेंगे जो है ना, उसमें से मैं बताऊंगा कि नहीं अ कार्ड तो चलो जो है ना, जैसे देखो मान लो इसमें जो है ना कुछ और एनालिसिस करोगे तो जैसे देखो एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है, देखो अ कार्ड इज ड्रॉन, यदि 2 कार्ड रहे 3 कार्ड रहे तो फिर क्या होगा, क्या ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यदि एक से अधिक कार्ड रहे तो, यदि एक से अधिक कार्ड रहे तो कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहा जाता है, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे मान लो 1 कार्ड में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट, जैसे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं जो है ना, फिर जो है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लो 1 कार्ड में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट, जैसे मान लो 52 में 1 कार्ड सेलेक्ट करना है तो 52C1 NCR फार्मूला होता है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये 52 हो जाता है, ठीक है। 1 कार्ड यदि आप निकालते हो ना तो बाय डिफॉल्ट वही आ जाता है। जैसे 5 कार्ड निकालना है 52 में तो बाय डिफॉल्ट 5 जो है ना 1 कार्ड निकालना है मान लो जो है ना, कोई भी कार्ड 52 में तो बाय डिफॉल्ट ये 1 ही आता है, ठीक है ना। जो NC1 करोगे जो है ना किसी का भी तो वो उतना ही हो जाता है, ठीक है। तो जो है ना इसीलिए जो है जैसे मान लो ये आ गया जो है ना 52C1 था, ये जैसे होता है 52, ठीक है, फैक्टोरियल जैसे ये होता है 1 और 52 - 1 ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 51, ठीक है। तो इसको जब आप आगे जब देखोगे 52 51 अपॉन 52 कैंसिल हो जाता है, ये 52 रह जाता है। इसीलिए 1 कार्ड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। जनरल कंपटीशन जो भी है जनरली जो है ना 1 कार्ड का पूछा जाता है जो है ना। इसके आगे भी जो है ना जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी समझेंगे, पहले बेसिक्स को जो है ना समझते हैं। हुआ है कि एक बैग है, जैसे मान लो इसमें 5 जैसे मान लो ब्लैक बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या मान लो ग्रीन बॉल का भी प्रोबेबिलिटी कुछ भी रह सकता है, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट को देखो, प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आप अप्रोच को समझो, यदि अप्रोच को समझ लेते हो तो प्रॉब्लम बिल्कुल इजी होता है प्रोबेबिलिटी का। 5 ब्लैक बॉल और 6 ग्रीन बॉल है, प्रॉब्लम लिखना है तो आप लिख सकते हो इन अ बैग देयर आर कितने ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल एंड ग्रीन बॉल कितने लिखा है 6 बॉल, तो 6 ग्रीन बॉल, एक बॉल को जो है ना इसमें से मान लो निकालो। इफ वन बॉल इज withdraw from the bag then find out the probability of किसी का भी ब्लैक का या जो है ना ग्रीन का, कॉन्सेप्ट को समझना है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। मान लो 2 प्रॉब्लम बना लो, ग्रीन बॉल, ठीक है, और नेक्स्ट बना लो ब्लैक बॉल। अब जैसे देखो डेफिनेशन पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इस में जो है ब्लैक को फेवर कितने कर रहे हैं, ग्रीन बॉल है, चलो सबसे पहले ग्रीन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ग्रीन का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है, तो ग्रीन को कितने फेवर कर रहा है, टोटल 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना 6, और टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस में टोटल कितने हैं 6 + 5, ये क्या आ जाएगा 6 + 5 यानी 6/11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मींस टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द एक्सपेरिमेंट
टोटल नंबर ऑफ ब्लैक होल 5 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस 6 + 5 11, ये कितना आ जाएगा 5/11। तो क्या देख रहे हो, यदि प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है उसके बेसिक्स पे यदि आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। मान लो कुछ और एग्जांपल, जैसे दिया हुआ है एक बैग है, अब इसमें 6 मान लो जो है ना रेड है, 5 ब्लैक है और 4 ग्रीन बॉल है। अब एक बॉल को ड्रॉ किया गया, इसमें से ड्रॉ जो है ना, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है मान लो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, लिखना है तो लिख भी सकते हो, यदि प्रॉब्लम को लिखना है तो इन अ बैग देयर आर 3 balls, there are 3 balls, ठीक है 3 balls, 6 green 6 red 5 black, कोड में लिख लो ताकि जो है ना प्रॉब्लम ज्यादा लंबी ना हो, एंड 4 green ball। ठीक है, if one ball is withdrawn from the bag, then find out the probability of black ball। अब जैसे देखो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन पे जाना है। डेफिनेशन में क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मींस की टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल in the experiment, total number of black ball 5 and total number of events in the sample space 4 5 6, 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6 कितने हो जाएंगे ये 9 और 6 15 आ जाएगा, यानी 1/5 आ जाएगा। क्या देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम जो है ना बिल्कुल सिंपल होता है, लॉजिकली सॉल्व यदि करते हो आप जो है ना, तो जो है ना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है। अब जैसे देखो मान लो कि जैसे लीप ईयर जो है ना, नॉन लीप ईयर वाले जो है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी डे ले लो, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे ऑन अ लीप ईयर। ठीक है, इसको समझते हैं। सैंपल स्पेस का रोल होगा, प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, सैंपल स्पेस का रोल होगा। अब जैसे देखो हमें निकालना है कि लीप ईयर में जो है ना संडे का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्या चांसेस होगा। सबसे पहले देखो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। यदि आप लीप ईयर की बात करोगे तो लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं। लीप ईयर होते हैं जो है ना 366 डेज का। लीप ईयर कितने डेज का 366 डेज का, और ऑर्डिनरी ईयर जो है ना कितने 365 डेज का। अब इसमें हमें लीप ईयर देखना है। अब जैसे देखो टोटल वीक्स जो होते हैं ना, 1 ईयर में टोटल वीक्स होते हैं 52। ठीक है, तो अब जो है 52 संडे तो एग्जैक्ट पता है ना हमें। समझो पहले, यदि 366 डेज है टोटल तो उसमें 52 वीक्स है, तो 52 वीक्स में 52 संडे तो फिक्स है। उसका प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, जो ऑलरेडी फिक्स है उसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है। जो रैंडम है, मैंने शुरू में जो है ना बोला था डेफिनेशन में कि जो एक्सपेरिमेंट है वो 2 तरह के होते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक फिक्स एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है ना ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके आउटपुट्स हमें पता नहीं होते हैं, यानी रिजल्ट पहले से पता नहीं होते हैं। ठीक है, और फिक्स एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पहले से पता होते हैं। यदि मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो पहले से नोन है कि रिजल्ट वही आना है, फिक्स है रिजल्ट वही आना है, तो उस वैसे एक्सपेरिमेंट का जो है ना प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं जिस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट हमें पता नहीं है। जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हो, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, तो 52 वीक्स जो है वो तो फिक्स है, तो 52 वीक्स का जो है ना प्रोबेबिलिटी में कोई रोल नहीं है। अब जैसे देखो 52
वीक्स इसमें से निकालोगे जो है ना, तो फिर जो है ना 7 से डिवाइड करो। 7 सिंपल जो है ना कॉन्सेप्ट लगाओ, 7 डेज का 1 वीक होता है, निकालो वीक देख लो। 52 जो है ना किस तरह से आता है, 66 है, 7 डेज में 1 संडे आएगा, ठीक है। तो 366 में 52 जो है ना ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा कितने 1 6, ये आ जाएगा कितने 7, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2 डेज, ये आ जाएगा 52 वीक्स। अब जैसे देखो ये 52 वीक्स तो एग्जैक्ट संडे का है, ये 52 क्या है एग्जैक्ट संडे का है। इट मींस कि ये एग्जैक्ट संडे है, एग्जैक्ट संडे नहीं, इसमें से सभी डेज जो है ना इक्वली लाइक ही होगा, ठीक है ना, सभी का समान रोल होगा। जो 2 डेज हो गया, ये 2 डेज क्या है, ये रैंडम डेज है, ये 2 डेज कुछ भी हो सकता है। अब जैसे देखो ये 2 डेज संडे मंडे भी हो सकता है, ठीक है। ये 2 डेज जो है ना, ये 2 डेज मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ये 2 डेज ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, और ये 2 डेज वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, और ये 2 डेज थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, और ये 2 डेज फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, और ये 2 डेज सैटरडे संडे हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी होगा नहीं, हमने संडे से स्टार्ट किया और संडे तक आ गया, यानी 2 डेज का पेयर। जैसे देखो ना संडे है तो 2 डेज उसमें से संडे मंडे भी हो सकता है ना, और संडे सैटरडे भी हो सकता है। तो 2 जो है ना इसमें से जैसे देखो 1 ये वाले। अब जैसे देखो हमें संडे का प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो सैंपल स्पेस अपना ये है, ठीक है। जो सैंपल स्पेस जो 366 डेज था वो सैंपल स्पेस नहीं था। सैंपल स्पेस क्या बना है, सैंपल स्पेस हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट का निकालना है ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट नहीं पता है। तो ये 2 डेज पता नहीं है, ये रैंडम डेज है। तो अब जैसे देखो संडे का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो संडे देखो किस किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, ठीक है। ये किस में आ रहा है जो है ना, और किस में आ रहा है, एक इसमें और एक संडे इसमें आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 में 2 है ना फेवरेबल केसेस, 2 अपॉन टोटल 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/7। यानी लीप ईयर में बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे कितना होगा, तो 2/7 होगा। बिकॉज जो सैंपल स्पेस बने वो 7 डेज का बना है, ठीक है, 7 पेयर बना है, ठीक है। उसमें से जो फेवरेबल केसेज है वो 2 केसेज फेवरेबल है और टोटल 7 है, तो 2/7 आ गया। अब जैसे देखो मान लो संडे का ही प्रोबेबिलिटी ऑर्डिनरी ईयर में यदि पूछा जाए तो ऑर्डिनरी ईयर तो कितने का था 365 का, 365 का है। अब 365 में डिवाइड करो 7 से, ये आ जाएगा जो है ना, ये 1 डेज इसमें आ जाएगा रैंडम, 1 डेज ही आ गया ना, जो रैंडम है वो 1 डेज ही है, और वीक में 7 डेज होते हैं। यानी जो 52 वीक्स हैं ये संडे, ये तो फिक्स वाले हो गया। अब 1 डे क्या हो सकता है, तो अब जैसे देखो जो फेवरेबल केस है या तो ये संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, या वेडनेसडे हो सकता है, या थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है। यही सैंपल स्पेस बनेगा। अब इसमें देखो हमें प्रोबेबिलिटी किसका पूछा गया, वो कुछ भी पूछ सकता है। मान लो मैंने संडे बोला, वो मंडे पूछ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें 1 डे का निकालना है। मान लो इसमें संडे पूछा है तो संडे कितने बार है 1 फेवरेबल बट टोटल 7। मंडे का पूछा तो मंडे इसमें कितने टाइम ये आ रहा है 1/7, ठीक है। वो संडे पूछ ले, मंडे पूछ ले, जो है ना आप जो है ना इस तरह से सॉल्व करके जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे देखो कुछ और एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे देखो मान लो कि कोई फैक्ट्रीज है, ठीक है, कुछ और प्रैक्टिकल जो है ना एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई फैक्ट्रीज है, उसमें जो है ना मान लो 30 जो है ना डिफेक्टिव आइटम बन रहा है, 30 डिफेक्टिव आइटम बन रहा है, ठीक है। और
टोटल आइटम जो है ना, मान लो 140 आइटम टोटल बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, टोटल है, ये टोटल है। यानी किसी फैक्ट्रीज में जो है कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें से यदि प्रोडक्शन जो है कंपनी का 140 है, तो उसमें से 32 उसको डिफेक्टिव जो है ना में चला जाता है, 32 जो है डिफेक्टिव में चला जाता है, तो 140 टोटल प्रोडक्शन है। प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि हमें बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम, ठीक है, निकाल सकते हैं। देखो अब जैसे देखो एक चीज और नोट कर लो, प्रोबेबिलिटी में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस, ये 1 होता है। कुछ चीजें नोट कर लो यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस नॉट अकरेंस, इट मींस की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग, यानी प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का जो है ना 1 होता है। यदि नहीं होने का चांस 0 हो जाएगा तो होने का चांस 1, यदि नहीं होने का जो है ना 0 हो जाएगा तो नहीं होने का 1। यदि इसमें से ये मान लो 1/2 होता है तो ये जो है ना 1 - 1/2 ये भी 50-50 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, यदि होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो नहीं होने का आप निकाल सकते हो। इस तरह जो है ना प्रोबेबिलिटी, जैसे देखो जो श्योर इवेंट होता है ना, श्योर इवेंट जैसे मैंने बोला फिक्स इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ठीक है, फिक्स इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अब जैसे देखो प्रोबेबिलिटी जो है नल इवेंट फाई है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई किस केस में आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, यानी ऐसे जो है ना जिसमें जो है ना नल है, सेट कोई मतलब एलिमेंट्स है ही नहीं है, तो वैसे केस में प्रोबेबिलिटी यदि आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। श्योर इवेंट का 1 और इसका 1 आ जाएगा। अब जैसे देखो हमें इसमें फाइंड आउट करना है किसका, नॉन डिफेक्टिव का, तो आप तो जो है ना टोटल दिया हुआ है, ठीक है, अब जैसे देखो नॉन डिफेक्टिव निकाल सकते हैं ना, देखो तो नॉन डिफेक्टिव आइटम पहले निकाल लो। नॉन डिफेक्टिव आइटम कितना हो जाएगा, टोटल आइटम ठीक है, देखो टोटल आइटम माइनस डिफेक्टिव आइटम। अब जैसे देखो टोटल कितना 140 है माइनस 30, ये कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा नॉन डिफेक्टिव। तो अब निकाल सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव के लिए आप लगा सकते हो ना नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी जो प्रोडक्शन है उसमें नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, तो नॉन डिफेक्टिव है कितने 110, तो 110 अपॉन टोटल कितना प्रोडक्शन है 140, तो 140 हो गया। आप इस तरह से इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हो। ये तो हो गया कि नॉन डिफेक्टिव से, आप चाहो तो जो है ना डिफेक्टिव से भी सॉल्व कर सकते थे, उतना ही आएगा। जैसे देखो प्रोबेबिलिटी आप डिफेक्टिव का निकाल लो, ठीक है, डिफेक्टिव कितने हैं 30 और टोटल केसेस 140, ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आपने निकाल लिया 1/40 नहीं 3/40 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव चाहिए, तो 1 में से माइनस कर सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव चाहिए तो 1 - 3/14 कर लो, ये देखो कितना आ जाएगा 14 - 3/14, ये आ जाएगा 11/14, ये देखो और ये देखो इधर 11/14। तो आप जो है ना इस केस को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आप एक का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ले रहे हो जैसे नॉन डिफेक्टिव का, तो आप डिफेक्टिव का भी फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपने डिफेक्टिव का फाइंड आउट कर लिया तो आप नॉन डिफेक्टिव का भी जो है ना फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स जो है ना वेरिएबल जो है ना का समझते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो है ना वेरिएबल वाले प्रॉब्लम भी जो है ना पूछा जाता है। जैसे देखो मान लो ये एक बैग है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है जैसे X ब्लैक बॉल, ठीक है, और दिया हुआ है 6 ग्रीन बॉल दिया हुआ है।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो ब्लैक बॉल जो है ना दे दिया है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। इस तरह से कोई इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा। आपको सिंपल क्या करना है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी है उन डेफिनेशन के बेसिस पे आपको लिख देना है। ये हो जाएगा कितना, x ब्लैक अपॉन फेवरेबल टोटल x प्लस 6, और ये 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल जो है, मान लो आपको दिया हुआ है जैसे 1/3 1/2 कुछ भी, मान लो 1 बाय जो है ना 2 दिया, 1/3 दिया हुआ है जैसे, ठीक है, 1/3 दिया हुआ है। तो अब जैसे देखो हमें बॉल निकालना है कि नंबर ऑफ जो है ना ब्लैक बॉल कितने हैं, तो इसको सिंपल सॉल्व कर लो, या प्रॉब्लम पहले चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। इन अ बैग देयर आर x ब्लैक बॉल, लिख लो, इन अ बैग देयर आर x ब्लैक बॉल and 6 green ball. If one ball is drawn from the bag and probability of green ball is 1/3 and probability of black ball is 2 times the probability of green ball, इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो। Then find the value of x, then find the values of x, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। x निकालो, इसमें कितना आएगा, देखो x आ जाएगा, इसमें सॉल्व करोगे तो ये x अपॉन x प्लस 16 है, ये आ जाएगा कितना 2/3, सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 32 और ये आ जाएगा 3x, ठीक है। तो अब जैसे देखो ये चला जाएगा इधर, 3x माइनस 2x इक्वल टू 32, ये x इक्वल टू 32, x कितना आ गया 32 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 32, यानी टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग कितने 32 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ना आप निकाल सकते हो। एग्जांपल समझते हैं, जैसे दिया हुआ है स्पिनिंग एन एरो, ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, और ये 6 दिया हुआ है, ये 7 और ये 8 दिया हुआ है। ये प्रॉब्लम हो गया, जैसे आप मेला या कहीं जाते हो तो उसमें जो है ना इस तरह से एक जो है ना सर्कुलर रोटेशन में नंबर जो है ना रहता है, उसको आप जो है ना किसी एरो से उस पे थ्रो करते हो। तो हमें इस जगह प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एग्जैक्ट किसी पार्टिकुलर नंबर पे थ्रो हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे मान लो प्रॉब्लम, जैसे इसमें जो है ना हमें निकालना है कि इवन नंबर पे जो है ना पॉइंटेड हो, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, यानी फर्स्ट इवन नंबर, सेकेंड जो है ना इसमें मान लो कि जो है ना ओड नंबर, ठीक है, इवन नंबर पे हो, ओड नंबर पे हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अब जैसे देखो इसमें देख लो इवन नंबर टोटल कितना है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन टोटल कितना है 8, ये आ जाएगा 1/2। अब जैसे देखो ओड नंबर, तो ये कितने हैं, ये भी 4 हो जाएंगे, 4 अपॉन 8, ये भी 1/2 है। इस तरह से जो है ना आप जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीका से।